हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश गुजर फोटोन प्लस के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम फोटोन प्लस के इस प्लेटफॉर्म से आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं आज मैट्रिक्स से चालू करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं रिलेशन एंड फंक्शन से चालू करना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो टॉपिक ऐसा है, उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। और थ्योरी होने के कारण क्या है कि बच्चों का, जिन्होंने 11th पढ़ी है और ईमानदारी से किसी ने अगर उसको रिलेशन और जो सेट्स हैं उसको अच्छे से नहीं समझाए हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ट्रबल करेगी, समझ में नहीं आएगी, सभी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, है ना। पूरा टॉपिक खुल के आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं मैट्रिक्स चालू कर रहा हूँ। फिर क्या होगा, जैसे ही मैं 11th का जो कोर्स है वो चालू करूँगा, वो अपलोड करूँगा, अपलोड होके वो 11th का कोर्स के जो क्लिप हैं जो आपके यूज होने वाली है वो मैं आपके भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आप समझ के फिर आप 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने चाहोगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत गहरा टॉपिक है, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई चाहिए, है ना। तो गहराई समझने के लिए आपको पता है कि पहले आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन, इससे रिलेटेड आपके 12th क्लास में बहुत सारे चैप्टर है ना। बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें वो यूज होने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, डिफरेंशिएशन में होने वाला है, इंटीग्रेशन में होने वाला है। तो मैं उस चीज़ को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि ये सब रिलेशन वाली एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होगा तो आगे के चैप्टर है ना, उसको आप गहराई से समझ पाओगे। हर चीज़ का आपको रीजन होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो हम अभी मैट्रिक्स चालू कर रहे हैं, जो आपको पता है कि बिल्कुल ही अलग है ना। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नया एंड फ्रेश टॉपिक है और समझने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इजी है ना। बहुत इजी है मतलब अभी मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी समझाऊंगा आपको तो आप समझ के बताओगे कि ये सर बहुत इजी टॉपिक था। और ऐसा पढ़ाएंगे जैसा अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अपने को जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करवा देते हैं, क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन निपटा दिए, चलो ठीक है। समझाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन समझा रहे हो। क्वेश्चन समझाने से पहले आप उनको थ्योरी बताइए कि भाई ऐसा क्यों होगा, है ना। तो वो चीज़ें जो आगे जाके आप अगर कंपटीशन भी देना चाहोगे तो वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है ना। चलो ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। आपके मैट्रिक्स हैं, जिसको हम हिंदी में आव्यूह कहते हैं ना, आव्यूह। ठीक है, मैट्रिसेज। देखिए, आव्यूह या मैट्रिसेज क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या आएगा, आपको पता है कि जैसा इसमें दिखाया गया है, आपको एक आयताकार एक डब्बा मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारे संख्याएं होंगी, कोई भी फंक्शन हो सकता है ना। उनका अरेंजमेंट करना है आपको। क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट ऐसे करना है कि कुछ तो बने रो, है ना, हॉरिजॉन्टल, और कुछ वर्टिकल बने कॉलम, है ना। ये चीजें आपको ऐसे अरेंज करनी है, जो अरेंजमेंट है उसी को हम आव्यूह कहेंगे, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा इसकी क्या होगी, देखना। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो देखिए क्या होगा कि आपको आव्यूह किसको कहेंगे, जो मैट्रिक्स हैं वो किसको कहेंगे, देखना। आव्यूह संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, ठीक है। देखो, यही डेफिनेशन आपके बुक में है, ठीक है। जो आव्यूह हैं, जो मैट्रिक्स हैं, वो क्या होता है, जो संख्याएं हैं आपके पास और जो आपके पास फंक्शन है, उन सबका एक आयत के अंदर रेक्टेंगुलर उसके फॉर्म में उसका क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अभी आप इस परिभाषा से इसको क्लियर नहीं कर पा रहे, मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देता हूं, उसके सामने से आप समझेंगे कि भाई आव्यूह कैसे होता है, क्या बनता है ना। देखिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ए, ठीक है। ए क्या है, ए एक अवयव को दर्शाएगा, है ना। ए का मतलब एक ए अवयव है ना। बी होगा तो बी अवयव होगा, सी डी कुछ भी हो सकता है, अवयव का नाम है ना। अब अवयव बनेगा कैसे, देखना। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे मैं ए बी
सी। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे आपके कुछ अरेंजमेंट लिखे हैं। देखिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, इसके अंदर आपको आयत दिख रहा है। हाँ, अब मैंने इसके अंदर बात करी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या विन्यास हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि संख्याएं हो सकती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, और ये संख्याएं हैं जो तो अपने को क्या है, नॉन है। जैसे अननोन संख्या कुछ भी हो सकती है, ए बी सी, है ना, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये भी है आपके पास। ये कोई भी फलन हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं ना, फंक्शन हो सकते हैं ये। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से अगर अरेंजमेंट हो उनका, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स अवयव कहेंगे। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, उनको हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, किसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, है ना। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो ये दिख रहा है आपको एक, है ना, ये पूरी एक लाइन दिख रही है जिसके अंदर आपके क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 ए साइन थीटा, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब ये चीजें क्या हैं, इसको हम पूरी की पूरी लाइन को इसको क्या बोलेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे। देखिए ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे रो। क्या कहेंगे, रो। दिख रहा है पंक्ति है, ठीक है, ये रो है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, रो। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, पंक्ति। चलो ये रो हो गया, मतलब एक पंक्ति होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसमें जितने भी नंबर्स थे वो सारे किसके हैं, पंक्ति के हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको वर्टिकल कुछ दिख रहा होगा, है ना। ये वर्टिकल जो लाइन है इसको हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और इस कॉलम को हम स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, क्या कहेंगे, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ या फिर कॉलम। जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगा उसको हम कहेंगे स्तंभ, कॉलम, और जो आपके हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम क्या कहेंगे, रो या पंक्ति। ठीक है, अब देखिए ये आपके सिंपल चीजें थी जो अवयव के बारे में समझनी थी, वो आपने देख ली। ठीक है, अब और क्या होता है, जैसे ये है 1 है 2 है 3 है, ए है, साइन थीटा है, ये क्या चीज है अवयव में, ये इनका नाम क्या होगा, इनका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे डायरेक्ट 1 है ना। ये सब क्या है, इसके एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके अवयव हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई आयताकार विन्यास में संख्याओं के कर्म विन्यास में अवयव होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। ये जो संख्या है ये किसका रूप है, अवयव का रूप है, एलिमेंट का रूप है। ठीक है, ये अवयव है। ठीक है, अब ये अवयव हैं तो इनमें भी कुछ क्वालिटी है। कैसे कि भाई सारे अवयव हैं, जैसे ये रहा, है ना, अब ये अवयव हैं, ये भी अवयव हैं। हम डायरेक्ट इसके पास कैसे पहुंचेंगे कि ये 1 के पास पहुंच गए, हम सी के पास पहुंच गए। तो इनकी पर्सनल एक आइडेंटिटी होती है ना कि भाई इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान है, ये इतने नंबर का अवयव है, ये इतने नंबर का अवयव है। तो इसकी पर्सनल एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को हम बताएंगे कि ये कैसे होता है ना। चलो ठीक, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये कोई है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A11, A12, A13, यहाँ पे B11, यहाँ पे आएगा B21, B22, B23, है ना, ये भी एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इसमें मैंने नाम लिख दिया कि भाई ये तो है A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये B21 है, B22 है, B23 है। तो ये क्या हो गया, हमने इसको एक नाम दे दिया कि भाई ये जो इस जगह पे जो पाया जाएगा अवयव उसको हम क्या कहेंगे, जैसे B22 कहेंगे, है ना। चलो ये तो अलग अलग फॉर्म में हो गया। अब हम इसकी अगर स्टैंडर्ड बात करें ना, ये तो कुछ आपको पता है जनरल फॉर्म है इसकी, है ना। अगर हम स्टैंडर्ड बात करें कि भाई स्टैंडर्ड इनको किस रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए
मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, जिसके अंदर है आपका A11, A12, A13, ठीक है, A14, ऐसे करके A1n, ठीक है। चलो उसके बाद में इधर देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा A21, A31 और यहाँ पे आएगा जैसे ये 3 हम चल रहे थे इसमें, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे M1, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा A22, A23, A24, यहाँ जाके ये क्या बन जाएगा A2n, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा A32, A33, A34, ये आगे जाके क्या बना देगा A3n, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा AM2, AM3, AM4, ठीक है। इसको आगे बढ़ा के ये क्या बनेगा AMN, ठीक है। देखिए ये अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो मैंने फर्स्ट जो रो है, आपको पता है रो कॉलम आप पहचानने लग गए हैं, ये क्या है, इसकी फर्स्ट रो है, ठीक है। इसकी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं आपको क्या पता है, A11, A12, A13, A14, A1n, ये हैं सारे एलिमेंट, ठीक है। अब एक चीज आपको इसमें दिख रही होगी साफ साफ कि भाई जो यहाँ पे जो संख्याएं हैं उसमें पहले में क्या है, हमेशा 1 1 है, ठीक है, और जो बाद की जो संख्या है वो क्या और चेंज हो रही है, 1 2 3 4 से लगा के कहाँ जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज सीखनी है कि जो पहला जो नंबर है ना, जो सेम है अभी फर्स्ट रो में पूरी के अंदर, वो रो का नंबर है, क्या है, रो का नंबर है। पहली रो थी तो उसमें वो हर जगह क्या आएगा, एक ही आएगा। ये रो नंबर फर्स्ट थी तो 1 1 1 1 1 सब जगह कॉमन है, ठीक है। और क्या है, दूसरे नंबर पे जो ये नंबर आपको दिख रहा है 1 2 3 से लगा के n तक, ये क्या है, कॉलम के नंबर है, क्या है, कॉलम के नंबर। देखिए ये फर्स्ट कॉलम था तो फर्स्ट आ गया, सेकंड कॉलम था 2 आ गया, थर्ड कॉलम था 3 आ गया, चौथा कॉलम था 4 आ गया, ये nवा कॉलम था तो n आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये लिखा जाएगा, ठीक है। देखो जो भी अवयव हैं, जो मैट्रिक्स हैं, वो किस फॉर्म से बनते हैं, देखिए ये इस फॉर्म से बनते हैं। जैसे ये A है, इसको हमने मैट्रिक्स के अंदर बंद किया, यहाँ पे क्या होंगे, अवयव होंगे किस फॉर्म में, IJ, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा M गुणा n, ठीक है। देखो ये क्या चीज है, समझो इसको, ये I है, वो क्या दिखाएगा, I किसको दिखाएगा, I दिखाएगा आपका पंक्ति की संख्या, क्या दिखाएगा, पंक्ति की संख्या, मतलब कौन से नंबर की ये पंक्ति है, कौन से नंबर की ये रो है ना, ये रो के नंबर को दिखाएगा। तो ये I किसको दिखाएगा, रो के नंबर को। उस प्रकार ये जो J है वो किसको दिखाएगा, J दिखाएगा आपके कॉलम के नंबर को, है ना, किसको, कॉलम के नंबर को। ये है कॉलम आपका, ठीक है, I और J, मतलब यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी वो अपने को क्या दिखाएगी कि भाई मैं कौन सी पंक्ति में हूं। मैंने बोला दो मतलब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, मतलब मैं दूसरी पंक्ति में हूं। यहाँ पे मेरे को अगर 3 दिख रहे हैं J की जगह, तो मैं कौन से कॉलम में हूं, तीसरे कॉलम में हूं, तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यही होता है ना, अगर हमारे को किसी की स्थिति बतानी हो तो हम क्या बताते हैं कि भाई हम यहाँ से इधर है और इधर से इधर है ना, किसी के सापेक्ष हमारे को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं इस कमरे की इस दीवार से इतना दूर हूं और मैं इस कमरे की इस दीवार से इतना दूर हूं, तो मैं मेरी पोजीशन बता पाऊंगा। उसी प्रकार ये जो IJ हैं वो किसी अवयव के अंदर, किसी मैट्रिक्स के अंदर आपको उसकी स्थिति बताएंगे कि भाई वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये I और J उसकी स्थिति को बताएंगे, ठीक है। चलो अब इसके अंदर और चीजें हैं जो देखनी है, देखो हाँ, और ये जो कॉलम बने, ये जो आपका अवयव बनेगा वो क्या बनेगा, M क्रॉस n का बनेगा। कितने का बनेगा, M क्रॉस n का। M क्रॉस n का मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखिए इसमें लास्ट एलिमेंट है वो देखिए क्या है, M n का है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपके M किसकी जगह लेना है, J I की जगह लेना है, I की जगह लेना है। I क्या दिखाता है, रो के नंबर्स को। अब रो क्या है आपकी, रो है जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, वो कितनी है, देखिए 1 से लगा के कितने हैं, M तक है, तो यहाँ पे क्या आ गया M, ठीक है। उस प्रकार अगर आपको कॉलम दिखाना है तो कॉलम कितने हैं, लास्ट में देखिए n है, तो यहाँ पे क्या आ गया n, मतलब इसके अंदर m तो आपकी रो है और n क्या है, आपके कॉलम है, ठीक है। ये किसी भी अवयव के रो और कॉलम को बताने का तरीका होगा। और इसी के आधार पे जो IJ हैं उनकी संख्या आपको क्या बताएगी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपका कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। चलो
अब एक चीज ये जो m क्रॉस n है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि जो i और j की संख्याएं होती हैं उसके आधार पे है कि भाई ये हमेशा जो i की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 से क्या होगी, बड़ी, ठीक है। i की संख्या क्या होगी, जो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और m से क्या होगी, बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि m के जो i है, i क्या मतलब ये जो संख्या है ये कितनी हो सकती है, ये मैक्सिमम कितनी जा रही है, m तक जा रही है, तो ये m तक जाएगी, और कम से कम कितनी हो सकती है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी। लेकिन ये संख्याएं आपको किस में लेनी है, नेचुरल नंबर में लेनी है ना। 0 से बड़ा तो डायरेक्ट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको j के लिए भी दिखाना है तो यही दिखाना है, ठीक है। ये भी क्या होगा, n तक जाएगा। कहां तक जाएगा, n तक, मतलब जो स्तंभ हैं, जो आपके जो कॉलम हैं वो कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर हमने बात करी कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा की बात कर ली। उसके बाद में उसके अंदर जो अवयव दर्शाए जाते हैं उसको कैसे दर्शाए जाते हैं उसकी बात कर ली। उसके बाद में हमने देखा कि भाई किसी भी अवयव तक आपको कैसे पहुंचना है ना, वो भी देख लिया। अब आपको बता दिया कि भाई उसको ये है ना m क्रॉस n। अब ये m क्रॉस n क्या कहलाएगा, इसका एक ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या एक और बात करना चाह रहे हैं इसमें, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, मतलब अवयव की कोटि। तो देखिए अवयव की कोटि क्या होगी। सबसे पहले देखो कि हमने बात करी, जैसे ये a है ना, a में क्या लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो तो इसमें अपने को पता है रो काउंट करेंगे तो कितनी आएगी, 1 2 3, 3 रो हैं, तो मैं यहाँ पे m की जगह क्या लिखूंगा, 3, ठीक है। उसके बाद में कॉलम काउंट करो कितने हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, 3। ये जो है ये 3 क्रॉस 3 ये क्या है, एक आपको दिखाएगा कि ये है आपका इसका ऑर्डर है ना, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मतलब ऑर्डर का मतलब हुआ कि उसमें कितनी रो हैं, उतने उसमें कितने कॉलम है, ये अपने को दिखाएगा। जो पहला जो है उसमें m है, वो m आपको क्या दिखाता है, रो की संख्या, और दूसरा जो आपका n है वो एक आपको दिखाएगा कॉलम की संख्या। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं उसकी रो और कॉलम की संख्याओं के आधार पर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो वो होता है m क्रॉस n, ठीक है। m क्रॉस n होगा, जहां पे m क्या होगा, m होगा नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो रो और कॉलम की संख्या दिखाएगा आपको m और n। इस प्रकार आप इसका क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक चीज और इसमें है कि भाई किसी भी, है ना, यहां पे हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे वो कैसे दिखाएंगे कि भाई इसमें इतने एलिमेंट्स है ना, कुल अवयव, कुल अवयव, कुल अवयव कैसे दिखाएंगे देखना। हमने बात करी थी कि ऑर्डर क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m क्रॉस n होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी इसी से दिखाए जाएंगे, mn। mn का मतलब m क्या है, जिसमें जहां m क्या है आपका नंबर ऑफ रोज, जो पहले बता चुके हम, ठीक है, और n क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसके आधार पे हम किसी की भी
अवयव के अंदर जो कितने एलिमेंट्स हैं उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगली बात करेंगे, वो होगी आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, है ना, कि मतलब मैट्रिक्स के कितने टाइप हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, उनकी अलग अलग आपके क्या है प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टी के आधार पे ही इनके टाइप बनेंगे। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका इसी में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, चलो अवयव के प्रकार। ठीक है, चलो इसमें पहला जो प्रकार है आपका वो है आपका स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, देखो इसको नाम से अगर आप समझो, है ना, कॉलम मैट्रिक्स मतलब या फिर स्तंभ अवयव। ठीक है, देखिए नाम में क्या है, स्तंभ है, कॉलम है, मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ तो इसकी विशेषताएं होगी, इसीलिए इसको कॉलम रखा गया है। देखो मैट्रिक्स के अंदर अपने को पता है रो और कॉलम की कुछ संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या क्या इसने एक पाबंदी लगा दी कि भाई इसमें स्तंभ जो अवयव है, जो कॉलम मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपको कॉलम की संख्या है वो क्या रखनी है, एक रखनी है। अब आपको पता है कॉलम की संख्या आप किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, मतलब n की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी। अगर कॉलम की संख्या 1 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ये है, जैसे मैं ये एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं A, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक ही कॉलम है। ठीक है, कॉलम एक ही है, मतलब यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर रो कितनी है, 1 2 3 4, है ना, ये ऐसे रो बन सकती है 1 2 3 4, 4 रो बन सकती है, लेकिन कॉलम कितना है, 1 है, तो ये क्या कहेगा, आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम इसका ऑर्डर लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि आपको m की संख्या दिखानी है, रो की संख्या दिखानी है। अब रो कितनी है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 रो है, क्रॉस। फिर आपको क्या दिखाना है, कॉलम की संख्या दिखानी है, जो कॉलम क्या है n की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 ही है, तो ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक ही चीज समझ के जाना है कि भाई जो स्तंभ मैट्रिक्स होती है, जो कॉलम मैट्रिक्स होती हैं, उसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होगी, 1। n की वैल्यू 1 होने का मतलब उसमें एक ही आपका क्या होगा, स्तंभ होगा। ठीक है, अवयव में आपके पंक्ति की संख्या, जो रो की संख्या है वो कितनी भी हो सकती है ना, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाएं तो क्या होगा, देखो ये हमेशा क्या बनेगी आपके m क्रॉस 1, क्या बनेगी, m क्रॉस 1। m क्रॉस 1 का मतलब क्या हुआ, m में आपके रो हैं तो रो की संख्या तो आप कुछ भी रख सकते हो, m की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं ना, लेकिन आपके हमेशा जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपके m क्रॉस 1 का क्या बनेगा, एक ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो कॉलम मैट्रिक्स हैं वो क्या है। ठीक है, चलो इसके अंदर दूसरा है आपका टाइप्स, वो है रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स, है ना, रो मैट्रिक्स मतलब हो गया आपका पंक्ति अवयव। ठीक है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है, देखो जैसा कि उसमें था कि स्तंभ मैट्रिक्स था, मतलब कॉलम अवयव था, तो उसमें क्या था कि कॉलम की संख्या 1 थी। अगर यहाँ पे पंक्ति अवयव है, मतलब पंक्ति का है, तो पंक्ति क्या होगी, इसमें 1 होगी। ठीक है, तो इसमें अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो ये कोई ए है ना, तो ए में क्या बनेगा आपका, ये 1 2 3 4 है ना, से यहाँ पे कुछ भी मैं n मान देता हूँ, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टली होंगे। ठीक है, एक ही रो में होंगे, किस में होंगे, सारे के सारे अवयव एक ही रो में होंगे, और मतलब इसका हुआ कि एक ही रो की संख्या होगी, और जहां पे आपके m की वैल्यू 1 हो जाए, m की वैल्यू क्या हो जाए, 1, m की वैल्यू 1 होने का मतलब उसमें एक ही रो है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पंक्ति अवयव। और यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब स्तंभ कितने भी बन सकते हैं, बस उसमें आपकी जो रो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसका एक अगला टाइप आएगा, वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है। तीसरा टाइप है इसमें वर्ग मैट्रिक्स, है ना, वर्ग अवयव, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, देखो नाम है स्क्वायर, वर्ग, है ना। स्क्वायर किसको कहते हैं अपने को पता है, जिसके अंदर जिसकी चारों भुजाएं क्या है, इक्वल हैं, वही है ना। चारों की चारी भुजाएं इक्वल होगी तो वो क्या बन गया, आपका स्क्वायर बन गया। यहाँ पे भी यही खेल है ना। देखो अपन ने बात की थी कि भाई ये ए होता है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे इधर क्या होते हैं 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैंने एक आप पे एक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो कितना होगा, 3 क्रॉस 3, क्या होगा इसका ऑर्डर, 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 कैसे हुआ, आपको पता है इसमें रो की संख्या कितनी है, 3 है, और कॉलम की संख्या भी कितनी है, 3 है। तो 3 क्रॉस 3 का ये क्या बन गया, आपके मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज जो अलग दिख रही होगी वो कि इसमें m और n दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। m और n की वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब m भी 3 है और n भी 3 है। तो जब भी ऐसा मिलेगा जहां पे m बराबर n हो जाए, क्या हो जाए, m बराबर n हो जाए, मतलब पंक्ति की संख्या और आपके स्तंभ की संख्या, रो का नंबर और कॉलम का नंबर अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कि इसमें क्या होगा, m इक्वल्स टू n, ठीक है। m और n की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अब इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं m क्रॉस m, या फिर इसको लिख सकते हैं n क्रॉस n। क्यों, क्योंकि आपको पता है m और n तो बराबर हैं, तो m क्रॉस m लिखो चाहे n क्रॉस n लिखो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या होगी, आपके बराबर होगी, ठीक है। चलो अगला जो इसमें टाइप है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, चौथा टाइप है इसमें आपका डायगोनल मैट्रिक्स, वर्ग विकर्ण, सॉरी, है ना, विकर्ण, विकर्ण अवयव। क्या है, विकर्ण अवयव, जिसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताना है। अब डायगोनल मैट्रिक्स नाम देखिए, सबसे पहले डायगोनल है ना। चलो सबसे पहली बात तो इसमें एक ही चीज याद रखनी है, जो विकर्ण अवयव बनेगा वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो वर्ग अवयव होगा, उसी में हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। मतलब वर्ग अवयव होना तो कंपलसरी है, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज और जुड़ेगी तो वो क्या बन जाएगा, विकर्ण अवयव बन जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो इसमें आपको यही लिखनी है कि भाई, ठीक है, पहली चीज तो क्या होगी कि वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग, ठीक है, वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है, वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है। पहली बात ये होगी, मतलब क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही उसमें ये बात होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो ये फॉलो करेगा, क्या करेगा कि भाई इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट बनेगी। क्या बनेगी, देखना, जैसे मैं ये लिख रहा हूं ए, हमारे को पता है ये यही फॉर्म होता है ए आई जे, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे होता है m क्रॉस m, यही बनेगा ना। मैंने दोनों जगह m क्यों लिखा, क्योंकि पहली चीज तो इसमें क्या होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, m क्रॉस m लिखते हैं, चाहे n क्रॉस n लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा m क्रॉस n, ठीक है। चलो ये चीज हमने सीख ली, ये फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या चीजें होती है, आगे एक चीज इसमें और होगी जो देखना। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो a है, ठीक है, उसके अंदर हमारे को पता है क्या आएगा, ए आई जे, जहां पे m क्रॉस m, ये चीज आपने सीख ली। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो i है ना, ये ए आई जे है ना, इसके अंदर ये 0 होगा। क्या होगा, 0। ए आई जे 0 होगा, कब होगा, जब इसके अंदर आपको क्या होगा, जब इसमें आपको मिलेगा i इज नॉट इक्वल्स टू j, मतलब i और j आपको बराबर नहीं मिलेंगे। i और j बराबर नहीं मिलने का क्या मतलब हुआ, देखो हम बनाते हैं ऐसा मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हैं, चलो
तो इसमें देखो यहाँ पे i और j की वैल्यू क्या है, इक्वल है, i भी 1 है j भी 1 है। यहाँ पे i और j की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे i और j तो इक्वल है, इक्वल नहीं होंगे ना तब 0 होंगे। अब देखिए यहाँ पे a12 दिख रहा है आपको, a12 में 1 और 2 दोनों अलग अलग हैं, मतलब इक्वल नहीं है ना, 1 और 2 इक्वल नहीं है, i और j इक्वल नहीं है, और जब i और j इक्वल नहीं होगा तो वहां पे aij की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें है aij, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू आपके कुछ भी हो सकती है जब ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं वैसे, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जो वर्ग मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर इसको मैं वर्ग मैट्रिक्स इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो a11 यहाँ पे बराबर नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे वापस 2 2 दोनों जगह बराबर हैं तो ये आ जाएगा a22। ठीक है, ये आपके ऐसा एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है ये इसका क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा, क्या बनेगा, ये इसका एक डायगोनल बनेगा। ठीक है, और इसी में अवयव होंगे, बाकी ऊपर नीचे क्या होगा, 0 होंगे सारे। ठीक है, चलो, इसके बाद में हम इसमें अगले बात करें तो आएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश अवयव। देखो सबसे पहली बात हमने वर्ग मैट्रिक्स पढ़ा था, उस वर्ग मैट्रिक्स में हमने एक बात सीखी थी कि भाई उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, सिंपल। फिर उसी वर्ग मैट्रिक्स के रहते हुए कि वर्ग मैट्रिक्स तो रह गई, और वर्ग मैट्रिक्स रहते हुए एक चीज सीखी थी कि भाई वर्ग मैट्रिक्स के अंदर जो i और j है ना, i और j हैं वो इक्वल नहीं है, वो सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0। जहां i j बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको हमने क्या कहा था, डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसी से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, है ना, डायगोनल से ही थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें है आपका स्केलर मैट्रिक्स, है ना। देखो उसमें वर्ग मैट्रिक्स रहना जरूरी था, इसमें भी वर्ग मैट्रिक्स भी रहना जरूरी है और डायगोनल मैट्रिक्स रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें होगा कि भाई पहली बात तो ये है कि वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग अवयव होगा, क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। ठीक है, दूसरा उसमें क्या होगा, वो दूसरी कंडीशन उसमें क्या थी, वो एक विकर्ण अवयव होगा, विकर्ण अवयव होगा। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो ये क्या है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो विकर्ण मैट्रिक्स में हमने क्या बात की थी कि एक ऐसा फॉर्म होगा a i j जहां पे m क्रॉस m होगा, और a i j में 0 होगा जब i और j क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये बात हमने सीखी थी। ये क्या था, इसमें आपका डायगोनल मैट्रिक्स था। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, क्या कर दूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं का मतलब क्या हुआ, मैं a i j लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ होगी k के बराबर, किसके बराबर होगी, k के, कब, जब ये i और j क्या हो, बराबर हो, i और j हो क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसको क्या बनाती है, एक अदिश अवयव, जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होगी, देखो अवयव तो इसी से बनेगा, ये फॉर्म होगी, a होगा जिसमें a i j होंगे m क्रॉस m के। ठीक है, मतलब m क्रॉस m आपको पे क्या दिखा रहा है, ये क्या होगा, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेगी भाई a i j इक्वल टू 0 होगा, कब, जब a और i और j बराबर नहीं हो। तो जरा बराबर नहीं हो तो ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स में भी पढ़ रखा था। अब डायगोनल मैट्रिक्स से भी हम कुछ आगे बढ़ गए हैं कि
उसमें ए आई जे की वैल्यू के होगी, उसमें तो कुछ भी हो सकती थी, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी वैल्यू हो, जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी वैल्यू हो। और इसमें क्या है आपके ए आई जे की वैल्यू कुछ फिक्स होगी, के होगी, है ना। सब में जैसे डायगोनल के सारे एलिमेंट्स है वो एक जैसे होंगे। अगर ये कब होगा, जब आई और जे क्या हो, बराबर हो। ये अगर बराबर होंगे और जितने भी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम आ जाए, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश अवयव, ठीक है। चलो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, देखो कैसे बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ, जैसे ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, ठीक है। बाकी सब जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो, बाकी सब क्या होंगे, जीरो, ठीक है। ये जो आपका मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, एक स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी ये सारी कंडीशनें फॉलो कर रहा है। सबसे पहली बात तो इसका जो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 है, जो किसमें होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। चलो पहली चीज तो ये होगी, स्केलर जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या थी, दूसरी चीज इसमें थी कि भाई इसके जो आई और जे जहाँ पे इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 1 होता है तो ये जीरो नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, तीनों के तीनों क्या है, जीरो हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसके, जीरो हैं। तीसरी बात इसमें हमने देखी थी कि भाई जहाँ पे आई और जे इक्वल होते हैं वहां पे एलिमेंट्स सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे A11 होता है या A22 होता है, यहाँ पे A33 होता है। देखिए ये जहाँ पे आई और जे की वैल्यू बराबर थी वहां पे सब जगह इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे, ठीक है, और ये होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। और ए आई जे 0 के बराबर होगा जब आई और जे बराबर नहीं है, और ए आई जे किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा जब आई और जे बराबर है, ठीक है। ए के बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। चलो ये कंडीशन इसमें फॉलो हो रही थी, तो ये किसका एक एग्जांपल है, आपके स्केलर मैट्रिक्स का। चलो इसके अंदर अगला एक फॉर्म है, उसमें है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, तत्समक अवयव क्या है, ठीक है। छठवां है आपका तत्समक अवयव, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा देखना, इसमें भी आपको सारी कंडीशनें फॉलो होगी। देखिए क्या जो हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही। पहली चीज तो वो क्या होना चाहिए, एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज उसमें क्या होनी चाहिए, आपका विकर्ण अवयव होना चाहिए, ठीक है, मतलब विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी कि भाई वर्ग होना चाहिए, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो सेम m क्रॉस m का होना चाहिए या फिर n क्रॉस n का होना चाहिए। उसके बाद में डायगोनल होना चाहिए, उसका मतलब क्या, उसमें a i j जहाँ पे i और j इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगली बात है, जैसे ये है a, यहाँ पे होता है a i j, ठीक है, m क्रॉस m का होना चाहिए, ये चीज हमने सीख ली। m क्रॉस m होने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया। उसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें a i j 0 होगा जब i और j नॉट इक्वल्स टू होंगे, मतलब i और j जहां पे बराबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, 0 होगा सारे के सारे एलिमेंट्स। ये बात क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स की होगी। इसके बाद में एक चीज है कि जो a
आई जे उसकी वैल्यू फिक्स 1 के बराबर आए। देखो हमने स्केलर पढ़ा है, स्केलर में क्या था कि भाई वो सेम थे सारे के सारे, है ना, वो कुछ भी हो सकते थे, 3 4 5 जो भी संख्याएं, जो भी फंक्शन आप सोच सकते हैं वो सारे हो सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों, चारों के चारों जितने भी आपके किसमें डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होंगे। ठीक है, ये बात थी। लेकिन इसने सेम नहीं रख के एक ही चीज रख दी कि वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए। अगर सारे के सारे 1 हैं तो वो क्या होगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तत्समक अवयव होगा। ठीक है, ए आई जे इक्वल्स टू 1, जहां पे ए आई ओ इक्वल्स टू किसके, जे के। आई और जे जहां पे बराबर होंगे, जो आई और जे कहां पे बराबर होते हैं, डायगोनल पे ही होते हैं, तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, 1 होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखना, जैसे 1 0 0 1। ठीक है, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसको हम किससे लिखेंगे, आई से। ठीक है, ठीक है, आई से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, आई से दर्शाएंगे इसको हम। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज है, देखो हमने सीखा कि भाई सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि भाई स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके अंदर आपके स्तंभ की संख्या 1 थी। दूसरी बार हमने पंक्ति मैट्रिक्स समझा, जो आपके रो है ना, उसमें रो की संख्या 1 थी। उसके बाद में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत चेंज करते हुए हमने सारे के सारे मैट्रिक्स बनाए ना। तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसमें क्या था कि भाई आपके जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, m क्रॉस m या n क्रॉस n। ठीक है, मतलब रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगी। उसके बाद में उसमें कुछ हमने चेंज किया और हमने डायगोनल मैट्रिक्स बनाया कि भाई जहां पे आई और जे इक्वल नहीं है, ठीक है, उनको अगर 0 कर दे तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा और चेंज किया, क्या चेंज किया कि भाई डायगोनल के ऊपर कोई भी, पहले तो डायगोनल में तो कुछ भी एलिमेंट्स आ रहे थे, हमने उन सब एलिमेंट्स को, डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो वो क्या बन गया, आपका अदिश या स्केलर मैट्रिक्स बन गया। फिर क्या क्या हमने उसी डायगोनल के एलिमेंट्स में थोड़ा सा और चेंज किया, क्या क्या कि उन सबको 1 कर दिया। क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो क्या बन गया अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये हम ऊपर से नीचे की तरफ चले थे। अब थोड़ा सा हम उल्टा चलते हैं, देखो उसमें क्या होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की चीजें हैं ना, कंसेप्ट क्लियर होगा। देखना, हमने सीखा कि भाई एक आई था, है ना, आई क्या था, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है आपका, थ्री क्रॉस 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी क्या क्वालिटी है, देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी है वो देखते जी। ए आई जे 0 है, कहां पे, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे है। देखो यही हो रहा है ना, आई और जे जहां पे बराबर नहीं, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सब जगह बराबर नहीं होता है, वहां पे क्या बन रहा है आपका, ठीक है, वहां पे क्या बना रहा है, ये 0 बना रहा है। ठीक है, ए आई जे जहां पे क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, कहां पे, जहां पे आई इक्वल्स टू है जे। ठीक है, ये बात होगी। देखो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, ये चीज आपको समझानी थी, है ना। मैंने कहा ना उल्टा चलिए, जैसे मैंने कहा कि अदिश मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें आपने एक चेंज किया, सारे के सारे सेम नंबर थे ना डायगोनल पे, उन सबको आपने 1 कर दिया। अगर 1 कर दिया तो वो क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, जो वो सारे क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स हैं वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, बन सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सारे सेम अवयव होते हैं। अगर उसमें k की वैल्यू अगर 1 रख दी जाए तो सारे के सारे डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो 1 हो जाएंगे, और 1 होने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, हो सकता है। लेकिन जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तो एक स्केलर मैट्रिक्स होता ही है, क्योंकि उनमें सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, जो सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक नोट डालना है आपको, क्या डालना है कि सारे तत्समक अवयव, जिसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, आपका स्केलर मैट्रिक्स होते हैं ना। क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव होते हैं, अदिश अवयव या फिर स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके
इंपॉर्टेंट है कि भाई सारे तत्समक अवयव जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं। लेकिन इससे उल्टा नहीं है कि भाई सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स हैं वो आइडेंटिटी बनाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद में इसमें एक चीज और है आपके, जीरो मैट्रिक्स। क्या है जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए शून्य अवयव, ठीक है, क्या है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा देखना, इसमें यह होगा कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इसमें आपको एक ही चीज लिखनी है कि सारे अवयव शून्य हो, है ना। मतलब ये फॉर्म बनती है ए आई जे, जहां पे यहाँ पे m क्रॉस n होता है। ठीक है, चलो इसमें ए आई जे वो जीरो हो कब, जब i इक्वल्स टू जे, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू हो चाहे ये इक्वल्स टू हो। ठीक है, सभी कंडीशन में अगर ये जीरो बना रहा है, ठीक है, चाहे बराबर हो चाहे बराबर मत हो, तो वो क्या होगा, एक शून्य मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको हम किससे लिख सकते हैं, इसको हम ओ से लिख सकते हैं। ठीक है, ओ से इसको हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसके हमने ये थोड़ी बहुत टाइप्स के बारे में बात करी। ठीक है, अब इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद में एक्सरसाइज जो आपकी जो 3.1 है वो हम चालू कर सकते हैं। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। उसमें है आपका इक्वल मैट्रिक्स। क्या है इक्वल मैट्रिक्स, यानी समान अवयव कैसे होते हैं ना। ये है आपका समान अवयव, समान अवयव। ठीक है, इक्वल इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या बनेगी, जैसे मैंने अब इक्वल मैट्रिक्स की बात हो रही, समान अवयव की बात हो रही, तो हमारे को पता है इसमें कितने कम से कम दो अवयव तो चाहिए होंगे, है ना, तभी तो हम उनका कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो समान है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम दो आपके मैट्रिक्स से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये है पहला ए, ठीक है, क्या है ए, उसके अंदर आपको मैं दिख रहा हूं कि भाई ये है जैसे ए आई जे, ठीक है, और ये है सबसे पहले आपका m क्रॉस n का, क्या है m क्रॉस n का। ठीक है, मैं दूसरा जो है उसमें ये b, उसको मैं लिख रहा हूं b i j, जहां पे ये है m क्रॉस n का। चलो ठीक, देखो समान अवयव होने के लिए क्या क्या कंडीशन आपको होनी चाहिए वो आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले उसमें पहली जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका, ठीक है, कि भाई उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे लिख रखा है ना मैंने, ये देखिए ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी अगर m क्रॉस n का है तो ये भी क्या होना चाहिए, m क्रॉस n का होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। किसी भी अगर आप दो अवयवों को अगर समान बताना चाह रहे हैं तो देख लीजिए पहले वो सेम ऑर्डर के हैं कि नहीं। ठीक है, पहली चीज ये होगी। ठीक है, दूसरी चीज जो उसमें होनी चाहिए कि उनके जो संगत अवयव हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग अवयव जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कैसे, देखिए इसके अंदर मेरा एक एलिमेंट्स है, जैसे ए में है वो क्या है, ए आई जे है, क्या है ए आई जे है, और बी में है मेरा एक एलिमेंट्स है वो क्या है, बी आई जे है। ठीक है, अगर ए आई जे इक्वल होगा किसके, बी आई जे के। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है कि ए आई जे वो किसके इक्वल हो, बी आई जे के, मतलब जितने भी संगत अवयव हैं। ठीक है, संगत अवयव होने का मतलब क्या हुआ कि इसका पहले नंबर का अवयव तो इसके भी पहले नंबर का अवयव, वो दोनों आपस में अगर समान है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी। देखिए मैंने यहाँ पे एक साइन लगाया है जिसमें हमने दोनों तरफ एरो लगाए हैं। इसका मतलब ये होता है कि
ए आई जे और बी आई जे बराबर होंगे तो ए मैट्रिक्स ए और बी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ए और बी मैट्रिक्स समान होंगे इसका मतलब ए आई जे और बी आई जे भी बराबर होंगे। ये दोनों तरफ से ये चीजें सत्य हैं, हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए और हमने इक्वल मैट्रिक्स या समान मैट्रिक्स के बारे में भी चर्चा कर ली। अब हम अगले लेक्चर के अंदर इसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।